नमस्कार, मैं अजय कुमार। मध्य प्रदेश को भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति का प्रयोगशाला माना जाता है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि अगर कार्यकर्ताओं और संगठन की दृष्टि से देखा जाए तो भाजपा शायद सबसे ज्यादा मजबूत मध्य प्रदेश में दिखाई देती है। मुस्लिम आबादी मध्य प्रदेश में 6% के आसपास बनती है, इसलिए मुसलमानों के नफरत के आधार बना करके वैसा ध्रुवीकरण मध्य प्रदेश में नहीं हो पाता है जैसा उत्तर प्रदेश और बिहार में किया जाता है। मगर मध्य प्रदेश में हिंदुत्व की जड़ें बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से, बहुत ही बुरी तौर पर धसी हुई हैं। इतनी गहरी हैं कि कांग्रेस जो खुलकर हिंदुत्व का विरोध करने का दावा करती है, वह भी मध्य प्रदेश में हिंदुत्व को सहलाते हुए आगे बढ़ने के लिए अपने आप को मजबूर बताती है। हिंदुत्व की बुरी जड़ें इतनी गहरी हैं कि एक कार्यक्रम में पत्रकार भोपाल की सांसद से पूछती हैं कि 5 साल में उन्होंने क्या क्या किया, तो वह मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं कि जय श्री राम, वंदे मातरम, और सुनने वाले भी ताली बजाते हैं। इस तरह के माहौल वाले राज्य की सत्ता तक पहुंचने वाली हवाएं अब की बार भाजपा के खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पिछले करीब 20 साल से यहां पर भाजपा राज कर रही है, मगर साल 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की रेस में भाजपा की सत्ता तक पहुंचने की दावेदारी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की भूमिका तो ज्यादा नहीं निभाते हैं, मगर चुनाव प्रचारक की भूमिका बहुत ज्यादा निभाते हैं। इसी हिसाब से वह भोपाल पहुंचे थे। भोपाल में जब चुनावी सभा करके वह लौटे तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि नरेंद्र मोदी ने अपने 51 मिनट की भाषण में 44 बार कांग्रेस का नाम लिया है। यह बताता है कि पिछले करीब 20 साल से बीजेपी मध्य प्रदेश की सत्ता में है, मगर उसके पास एक भी उपलब्धि नहीं है जिसके जरिए वह लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाए। लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उसे कांग्रेस का सहारा लेना पड़ रहा है। विपक्ष की इस प्रतिक्रिया को आप विपक्ष की प्रतिक्रिया कहकर खारिज कर सकते हैं, मगर ध्यान से सोचा जाए तो सवाल यही बनता है कि जो सरकार पिछले 20 साल से सत्ता पर काबिज है, उसे फिर से सत्ता हथियाने के लिए विपक्ष पर हमलावर होने की बजाय अपनी उपलब्धियों की दास्तान सुनाना क्यों नहीं पसंद है। मतलब कुछ गहरा है जो बता रहा है कि मध्य प्रदेश में भाजपा का सिंहासन डोल रहा है। तो चलिए इस वीडियो में साल 2023 के मध्य प्रदेश चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश में चुनावी जीत की संभावनाओं को किस तरीके से देखा जाए, इस विषय पर विस्तार से बात करते हैं। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। तकरीबन पोलैंड के क्षेत्रफल के बराबर और थाईलैंड की आबादी से ज्यादा मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल और उसकी आबादी है। मध्य प्रदेश की तकरीबन 47% आबादी खेती किसानी करके जीविका चलाती है। पूरे देश की तरह मध्य प्रदेश में भी किसानों की हालत बहुत खराब है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आंकड़ा बताता है कि मध्य प्रदेश के खेतों में काम करने वाले मजदूरों की प्रतिदिन की आमदनी भारत में गुजरात के साथ सबसे कम है। एक मर्द जब खेत में काम करता है मध्य प्रदेश का, तो उसे प्रतिदिन महज 217 रुपए मिलते हैं। केंद्र सरकार का आंकड़ा बताता है कि साल 2015-16 में मध्य प्रदेश का प्रति किसान प्रति महीने 97 रुपए कमाता था तकरीबन। उसके बाद महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है, मगर किसान की प्रति व्यक्ति प्रति महीने आमदनी जो है वह घट के 8300 रुपए हो गई है। कहने का मतलब यह है कि खेती किसानी पर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी टिकी हुई है और खेती किसानी का संकट बहुत बड़ा है। इसके बाद मध्य प्रदेश की ज्यादातर आबादी श्रमिक का काम करती है, यानी कि लेबर का काम करती है। उसका संकट भी बहुत गहरा है। इस तरह से आम जनजीवन के आर्थिक पहलुओं को देखा जाए तो बहुत बड़ी आबादी है जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार से अपनी जिंदगी की तरक्की के आधार पर सहमत नहीं दिखती है। इस पैमाने पर राज्य की सरकार बहुत बड़ी आबादी के लिए फेल साबित हुई है। द स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत हिंदी भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य बना था। भारत के बिल्कुल मध्य में मौजूद है। आसपास के जिन इलाकों में हिंदी बोली जाती थी उन सबको जोड़कर के मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था। मध्य प्रदेश में मालवा के पठार का हिस्सा शामिल है। उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगता हुआ विंध्य प्रदेश का हिस्सा शामिल है। महाराष्ट्र की सीमाओं से लगता हुआ महाकौशल का हिस्सा शामिल है, जो खनिज संपदा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और दक्षिण में छत्तीसगढ़ का हिस्सा शामिल है, जो साल 2000 में आदिवासी बहुल एक अलग राज्य बन गया था। राजनीतिक पंडित बताते हैं चूंकि मध्य प्रदेश कई राज्यों के हिस्से को मिलाकर बना है, इसलिए यहां पर ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग की बहुसंख्यक आबादी तो है, मगर किसी एक जाति का संख्या इतना ज्यादा नहीं है कि वह दबदबा कायम कर सके। राज्य का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, मगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो वह उत्तर प्रदेश के 1/3 है, यानी आबादी बहुत दूर दूर तक बसी हुई है। एक जाति के इर्द गिर्द जिस तरह का पॉलिटिकल कंसोलिडेशन बिहार और उत्तर प्रदेश के गांव देहात में होता है, वैसा पॉलिटिकल कंसोलिडेशन मध्य प्रदेश के गांव में संभव नहीं हो पाता है।
मध्य प्रदेश में साल 2000 के पहले की राजनीति की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस का दबदबा रहा। 1956 में जब मध्य प्रदेश बना था तो मध्य प्रदेश विधानसभा की तकरीबन 2/3 हिस्सा पहले के राजाओं की रियासतों से आता था। इसलिए साल 2000 के पहले की राजनीति में कांग्रेस राजा महाराजाओं के परिवारों और जमीन पर कब्जा रखने वाले जमींदारों का दबदबा रहा। पॉलिटिकल रिसर्चर असीम अली टाइम्स ऑफ इंडिया के अपने लेख में बताते हैं कि मध्य प्रदेश साल 1990 के मंडल पॉलिटिक्स से पूरी तरह अछूता रहा। मध्य प्रदेश की तकरीबन 40% आबादी ओबीसी जातियों की है, मगर सामाजिक न्याय की जिस तरह की गोलबंदी उत्तर प्रदेश और बिहार में हुई है वैसी गोलबंदी मध्य प्रदेश में नहीं हुई। इसकी बड़ी वजह असीम अली यह बताते हैं कि ज्यादातर ओबीसी जातियों की कुल आबादी में हिस्सेदारी 5% से ज्यादा नहीं है। साल 2000 के बाद की आबादी के हिसाब से देखा जाए तो यादव जाति की हिस्सेदारी कुल आबादी में 4% है, कुर्मी की हिस्सेदारी 2.5% है और जाट की हिस्सेदारी 0.3% है। मतलब यह सभी मिलकर के राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा समूह नहीं बनाते हैं। इतना बड़ा समूह नहीं बनाते हैं कि इनके पीछे खड़ा होकर के सत्ता पाने के लिए राजनीतिक गोलबंदी मुमकिन हो पाए। द वॉयर के पॉलिटिकल एडिटर अजय आशीर्वाद बताते हैं कि चूंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में ऊंची जातियों का दबदबा रहा और वंचित जातियां इकट्ठा होकर ऊंची जातियों को उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह चुनौती नहीं दे सकीं, इसलिए मध्य प्रदेश में हिंदुत्व की सांस्कृतिक जड़ें बहुत गहरी हैं। ब्राह्मण और ठाकुर के खिलाफ उस तरह की चुनौती नहीं दिखाई देती है जैसी चुनौती बिहार और उत्तर प्रदेश में यादव और जाटव ऊंची जातियों को देते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो मध्य प्रदेश बिहार उत्तर प्रदेश के मुकाबले थोड़ा ज्यादा रूढ़िवादी इलाका दिखाई देता है। तो सवाल यह भी बनता है कि अगर मध्य प्रदेश में ओबीसी का गठजोड़ संभव नहीं हो पाया तो किसका गठजोड़ संभव हुआ? साल 1990 का दशक उत्तर भारत में मंडल और मंदिर का दशक था। कांग्रेस यूपी बिहार हार रही थी, मगर इसी दौर में कांग्रेस ने लगातार 2 बार मध्य प्रदेश जीता। कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राजपूत, दलित और आदिवासियों का गठजोड़ बनाया। मध्य प्रदेश की कुल आबादी में दलितों की संख्या 14% है और आदिवासियों की संख्या 21% है। मतलब दिग्विजय सिंह ने राजपूत, दलित और आदिवासियों के गठजोड़ के सहारे सत्ता हासिल की। दिग्विजय सिंह की सरकार ने दलित और आदिवासियों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर ठीक ठाक काम किया, मगर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वह फेल साबित हुए। सड़क, बिजली, पानी का मुद्दा बना करके और ओबीसी समुदाय को दलित और आदिवासियों के विरोध में खड़ा करके शिवराज सिंह चौहान साल 2003 में सत्ता में आए और तब से लेकर अब तक मध्य प्रदेश की सत्ता में शिवराज सिंह चौहान बने हुए हैं। द वायर के पॉलिटिकल एडिटर अजय आशीर्वाद बताते हैं कि शिवराज सिंह चौहान साल 2018 से पहले मध्य प्रदेश में एक ठीक ठाक नेता थे। क्योंकि 3 बार से मुख्यमंत्री थे तो जनता उनसे नाराज थी, मगर उन्हें गलत निगाह से नहीं देखती थी। उन्हें विकास पुरुष के तौर पर देखा जाता था, जिसे हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं। उस हिसाब से उन्होंने ठीक ठाक काम किया था। औरतों को केंद्रित करके जिस तरह की योजनाएं केंद्र की मोदी सरकार मौजूदा वक्त में चला रही है, उस पर सबसे पहले मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने काम किया था। वह भाजपा में सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि वाले नेताओं में से आते हैं। एक तरह से कह लीजिए कि जिन नेताओं की श्रेणी में अटल बिहारी वाजपेयी थे। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान का सिक्का पूरी तरह से नहीं चला। कांग्रेस ने भाजपा सरकार को जबरदस्त टक्कर दी। यह कह लीजिए कि पूरे का पूरा चुनाव जीत लिया। मध्य प्रदेश की कुल 230 विधानसभा की सीटों में सरकार बनाने के लिए 116 का आंकड़ा पार करना होता है। कांग्रेस के 114 एमएलए सीट जीतकर चले आए और भाजपा के 109। कांग्रेस ने 116 सीटों का जुगाड़ कर सरकार बना लिया, मगर यह सरकार 15 महीने में ही गिर गई। कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दगा दे दिया। 21 एमएलए के साथ जाकर वह भाजपा में समा गए। पार्टियों को तोड़कर मोदी सरकार बनाने की रणनीति सफल हो गई। शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बन गए। अजय आशीर्वाद बताते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार तो बन गई, मगर शिवराज सिंह चौहान की जो छवि थी, उस छवि पर बहुत बड़ा धक्का लगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो 21 एमएलए केवल सत्ता के लिए तो गए नहीं थे, सत्ता के साथ साथ खबर यह भी थी कि उन्हें बहुत ज्यादा पैसा दिया गया था और पैसे के दम पर एमएलए को खरीदा गया था। मतलब शिवराज सिंह चौहान की छवि पर भ्रष्टाचार का दाग लगा। कल्याण पुरुष दागदार पुरुष कहलाने लगे। 21 एमएलए के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल हुए। सत्ता पर कब्जा जमाने के लिए सामने से तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का ठीक ढंग से स्वागत किया गया, मगर यह प्रदेश है
जो मध्य प्रदेश कहलाता है, जहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं की जड़ें काफी गहरी हैं, तो भीतर ही भीतर भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं पर बहुत बुरा असर पड़ा और उन्हें पार्टी के भीतर गुटबाजी बढ़ाने लगी और गुटबाजी करनी शुरू कर दी। अब हालत यह है कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ पार्टी में ही कई तरह के गुट बन गए हैं। साल 2018 के बाद उन्होंने उग्र हिंदुत्व की छवि अपनाने की कोशिश की, मगर भारतीय जनता पार्टी के सर्वेसर्वा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने उन्हें तवज्जो नहीं दिया। राजनीतिक पंडित यह भी कहते हैं कि कई सारी कमियों के बावजूद शिवराज सिंह चौहान अभी भी व्यक्तिगत तौर पर मध्य प्रदेश में भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं, मगर वह मोदी के खास नहीं है, मोदी के कैंप का हिस्सा नहीं है। बहुत पहले से नरेंद्र मोदी इन्हें ठिकाने लगाना चाहते थे, अब मौका मिला है तो उन्हें ठिकाने लगाया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दिशा निर्देश पर चलने वाली भाजपा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को पेश करना बंद कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान चुनावी कैंपेन में तो शामिल हैं, मगर मुख्यमंत्री के दौड़ में नहीं है। मतलब 20 साल तक भाजपा की तरफ से मध्य प्रदेश में शासन करने वाले नेता को भाजपा ने नकार दिया है। इस बार के मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में भाजपा का नारा है, एमपी के मन में मोदी है। मतलब शिवराज सिंह चौहान चुनावी नारे से गायब है। उनसे जब यह सवाल पूछा जाता है तो वह चिल्लाते हुए कहते हैं, झल्लाते हुए कहते हैं कि अब तो और तय हो गया है कि वह बहुत ही बड़ी जीत हासिल करने वाले हैं। अजय आशीर्वाद यह भी बताते हैं कि शिवराज सिंह चौहान अब थके हुए लगते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें अपने राज्य के लोगों को देने के लिए अब कुछ भी नया नहीं है। 15 साल तक शासन करने के बाद शिवराज सिंह चौहान की सरकार के प्रति सरकार विरोधी भावनाएं प्रबल हो चुकी थीं। कांग्रेस ने जीत भी हासिल की, मगर जोड़ तोड़कर सरकार बना ली गई। इसलिए कांग्रेस के प्रति भी लोगों के मन में एक तरह की सिंपैथी है, एक तरह की सहानुभूति का भाव है कि कांग्रेस के साथ गलत हुआ है, उसे एक मौका देना चाहिए। साथ में साल 2018 के बाद 5 साल के शिवराज सिंह के कामकाज पर लोगों के मन में सरकार विरोधी भावनाएं और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो कांग्रेस की सत्ता में आने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही है। इसे थोड़ा आंकड़ों के जरिए भी समझ लीजिए। साल 2018 में कांग्रेस को 114 सीटें मिली थीं और उसका वोट परसेंटेज 40.89% था। भाजपा को 109 सीटें मिली थीं और उसका वोट परसेंटेज 41.33% था। एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा समझने वाला यह है कि साल 2018 के चुनाव के सर्वे बताते हैं कि कांग्रेस को आदिवासी वोटरों में भाजपा के मुकाबले 10% ज्यादा वोट मिले थे और दलित वोटरों में भाजपा के मुकाबले 16% ज्यादा वोट मिले थे। यानी जिस आदिवासी और दलित गठजोड़ को दिग्विजय सिंह के समय से कांग्रेस अपने लिए बना रही थी, वह साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मजबूती से चलता हुआ नजर आता है। कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए इतने मजबूत आंकड़ों के साथ 5 साल में शिवराज सिंह चौहान के कामकाज से पैदा हुई सरकार विरोधी भावनाओं को अगर केवल कागज पर ही जोड़ दिया जाए तो कांग्रेस बड़ी आसानी से सत्ता की तरफ बड़ी मजबूती से बढ़ती हुई नजर आती है। शिवराज सिंह चौहान को ओबीसी का लीडर माना जाता है, मगर राजनीतिक पंडितों का मानना है कि शिवराज सिंह चौहान के नाम पर अब की बार ओबीसी उस तरह से एकजुट नहीं हो पा रहा है जिस तरह से उनके नाम पर वह बहुत पहले हुआ करता था। ओबीसी के बड़े बड़े छत्रप शिवराज सिंह के खिलाफ चल रहे हैं। अजय आशीर्वाद बताते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को अलग थलग कर दिया गया है, उनके खिलाफ कई गुट खड़े कर दिए गए हैं। मतलब भाजपा एकजुट होकर के लड़ते हुए नहीं दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट दिखाई दे रही है। कमलनाथ की अगुवाई को पूरी कांग्रेस मान रही है। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया उनकी अगुवाई में आगे नहीं चलना चाहते थे, वह भाजपा के खेमे में शामिल हो गए हैं। यह सारी बातें कांग्रेस को सत्ता के दावेदार के तौर पर मजबूती से प्रस्तुत करती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए अब तक 78 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट 39 उम्मीदवारों की थी। यह उन विधानसभाओं से जुड़ी हुई लिस्ट थी जिन विधानसभा में भाजपा साल 2018 में चुनाव हार गई थी। इसके बाद दूसरी लिस्ट फिर से 39 उम्मीदवारों की जारी हुई है और इस लिस्ट ने बता दिया है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में बहुत ही ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही है। इस 39 उम्मीदवारों की लिस्ट में मध्य प्रदेश से आने वाले भाजपा के 4 सांसद और 3 यूनियन मिनिस्टर शामिल हैं। नरेंद्र सिंह तोमर यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, इन्हें दिमनी से सीट उम्मीदवार बनाया गया है। प्रहलाद सिंह पटेल मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, इन्हें नरसिंहपुर से, और फग्गन सिंह कुलिस्ते मंत्री हैं, इन्हें निवास विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी इंदौर 1 विधानसभा सीट से
उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। मतलब 7 ऐसे उम्मीदवार हैं जो संसद के सदस्य हैं और उन्हें भाजपा की तरफ से विधानसभा का चुनाव लड़ने उतारा गया है। इस रणनीति को भाजपा के समर्थक विश्लेषण करने वाले मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। मुख्यधारा की मीडिया में इन उम्मीदवारों को दिग्गज कहकर लिखा जा रहा है। पता नहीं मुख्यधारा की मीडिया का कौन सा पैमाना है कि वह इन्हें दिग्गज कह रही है। इनके कामकाज का क्या स्तर है, इन सारी बातों पर कोई जिक्र नहीं होता है। अब आप ही बताइए कि केवल पैसे और सांप्रदायिकता के दम पर चुनाव जीतने वालों को दिग्गज जैसे शब्द से कैसे नवाजा जा सकता है। इस रणनीति को जिस रणनीति के मुताबिक सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ने भेजा गया है, थोड़ा आप भी समझिए और अपनी सामान्य समझ से समझिए। बहुत लंबे समय तक जो विधायक बनने की तैयारी कर रहा कार्यकर्ता है वह इस पर कितना नाराज हुआ होगा। खबर यही आ रही है कि कई सारे विधानसभा इलाकों से भाजपा के खिलाफ बगावत होने लगी है, यानी वहां पर पार्टी के भीतर ही भीतर पार्टी कमजोर हो रही है। पैसे और मीडिया के दम पर भारत के चुनाव को पर्सनालिटी कल्ट वाला चुनाव बना दिया गया है। नरेंद्र मोदी पर जमकर पैसा खर्च किया जाता है और जमकर मीडिया उनका गुणगान करती है। ऐसे में हुआ यह है कि संसदीय चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर कई सारे सांसद ऐसे ही चुनाव जीत जाते हैं। जानकार बताते हैं कि उम्मीदवारों की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि संसद का चुनाव सबसे ज्यादा आसान हो गया है। उससे ज्यादा मुश्किल विधायकी का चुनाव है और उससे ज्यादा मुश्किल पंचायती का चुनाव जीतना हो गया है। यानी जो सांसद बनकर पहुंचे थे उनमें से कईयों के मन में यह है कि उन्हें विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया है। यह उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम होगा। बंगाल में भी भाजपा ने इसी तरह की रणनीति अपनाई थी और वह पूरी तरह से फेल साबित हुई थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा का इंटरनल असेसमेंट बताता है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार में रहे कई मंत्री अपना चुनाव हार जाएंगे, इसलिए भाजपा ने ऐसा किया है। अगर यह बात है फिर भी यह भाजपा की गलत रणनीति ही है। वह स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं जता रही है, विकल्प पर भरोसा नहीं जता रही है। वरिष्ठ विश्लेषणकर्ता अभय कुमार दुबे कहते हैं कि पार्टी के अनुशासन जो होता है वो चुनाव के दौरान काम नहीं करता है। मोदी और शाह का यह कदम बहुत ही ज्यादा घातक साबित होगा। भले यह रणनीति का हिस्सा हो मगर यह सही परिपाटी भी नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय भाजपा के बहुत बड़े नेता कहे जाते हैं। पता नहीं क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि अनर्गल बयान देने के मामले में उनकी बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। उन्होंने एक जनसभा में बयान दिया कि एक माइंडसेट होता है चुनाव न लड़ने का, अपने को तो जाना है, भाषण करना है। अब बड़े नेता हो गए हैं, हाथ जोड़ने को कहा जाएगा तो भाषण देना और निकल जाना, यह सोचा था हमने। तो उन्होंने कहा कि हमने इस चुनाव के दौरान हर दिन 8 सार्वजनिक बैठक की योजना बनाई थी, जिसमें हेलीकॉप्टर से 5 और कार से 3 बैठकें शामिल थीं। इस बयान पर भाजपा समर्थक विश्लेषण करने वाले कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि जहां से उन्हें चुनाव लड़ने की उम्मीदवारी मिली है वहां पर उनके खिलाफ बहुत बड़ी बगावत ना हो जाए, लोग समझे कि वह पार्टी का फर्ज निभा रहे हैं। मगर एक आम नागरिक के तौर पर सोच कर देखिए कि यह कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जिन नेताओं को देश की संसद में अपने प्रतिनिधि के लिए जनता चुनकर भेज रही है उन्हें जनता के बीच जाना ठीक नहीं लगता है, उनसे हाथ जोड़ना ठीक नहीं लगता है। इस बयान को चाहे जैसी मर्जी वैसी रणनीति का हिस्सा बताया जाए, मगर यह बयान बताता है कि क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता लोकतांत्रिक मिजाज के नेता नहीं हैं, संवैधानिक मूल्यों को अपनाने वाले नेता नहीं हैं। इस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस के पक्ष में चुनावी दावेदारी इसलिए मजबूत बनती है क्योंकि पहला कारण, शिवराज सिंह चौहान सरकार 4 बार की सरकारी कामकाज विरोधी भावनाओं को लेकर के मैदान में खड़ी हुई है। कांग्रेस ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में 116 सीट जीती थी। इससे यह बात साबित भी हुई थी कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। दूसरा कारण, शिवराज सिंह चौहान को समर्थन करने वाला ओबीसी खेमा कई गुटों में बटा हुआ है और दलित आदिवासी खेमा साल 2018 के चुनावी गणित के मुताबिक कांग्रेस की तरफ मजबूती से खड़ा है। तीसरा कारण, शिवराज सिंह चौहान कई तरह के अंदरूनी खेमेबाजी का शिकार बन गए हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार कमलनाथ पूरी तरह से कांग्रेस के समर्थन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। चौथा कारण, भाजपा खुद नहीं चाहती है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बने, इसलिए ऐसे उम्मीदवार को भी लड़ा रही है जो शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्रति वफादारी दिखाएं। पांचवा कारण,
भाजपा के चुनावी कैंपेनिंग में पिछले 20 साल की सरकार की उपलब्धियां गिनवाने के लिए उनके पास कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं है जिस पर जनता भरोसा कर सके। छठा कारण, शिवराज सिंह चौहान की सरकार से जनता ऊब चुकी है। वह मध्य प्रदेश में चल रहे कृषि और मजदूर संकट का समाधान खोज रही है। यह सारे कारण मिलकर के मध्य प्रदेश के कांग्रेस की चुनावी जीत की संभावना को मजबूत कर रहे हैं। और रही बात मध्य प्रदेश की चुनावी जीत का असर लोकसभा चुनाव पर क्या पड़ेगा, तो इसका उत्तर तभी मिलेगा जब यह पता चले कि कांग्रेस कितने बड़ी मार्जिन से जीत रही है। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।